और आज के समय में जो बच्चा घूम रहा है पैसे के लिए कि ऊपर की कमाई, तो नो डाउट एएसओ में तो जिंदगी भर जितना नहीं कमाओगे जितना प्रिवेंटिव में 1 महीने में कमा लोगे। एएसओ में आने के बाद सर अब कभी पछतावा होता है? ईडी को हम ये कह सकते हैं कि मतलब सोना ही सोना रखा हुआ और उसकी गुफा पे ईडी वाले बैठे हुए हैं। तो कमाई के मामले में तुम्हारा तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई। कि जब कोई बच्चा पोस्ट चुने तो पोस्ट चुनते वक्त मनीष कौन सी चीजें ध्यान रखें? आपके लिए पैसा जरूरी है या घर जरूरी? बिल्कुल सर। अगर घर जरूरी है ना, तो ऐसी कौन सी खूबी रही या कौन कौन सी आपकी ऐसी क्वालिटी रही जिसकी वजह से आपका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन है? 2019 CHSL दिया नहीं निकला, 2019 MTS दिया नहीं निकला, 2020 CHSL दिया नहीं निकला, 2020 MTS दिया नहीं निकला, लेकिन 2020 CGL टॉप रैंक से। किसी का यार एक बार सिलेक्शन होना मुश्किल होता है, तूने सीजीएल के तो 2-2 बार सिलेक्शन ले लिया और दोनों बार जो अच्छी प्रीफरेंस वाली पोस्टें होती उनमें ले लिया। कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो तेरे लिए वर्क कर गई? मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 2 बच्चों से जिनका सरकारी नौकरी का अनुभव बहुत अच्छा है। एक बच्चा मनीष गोयल जिनका इस समय सिलेक्शन हुआ है ईडी डिपार्टमेंट में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप रोज न्यूज में सुनते ही होंगे, और पोस्ट का नाम है AEO, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। और इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में काम कर रहे थे। दूसरा जो बच्चा है मेरे साथ आप देख रहे हैं 6 फीट पर्सनैलिटी, प्रशांत राणा, ये पहले प्रिवेंटिव थे, प्रिवेंटिव ऑफिसर लगे हुए थे CGL के थ्रू। महाराष्ट्र इनकी पोस्टिंग थी मुंबई, उसके बाद फिर इनका मन नहीं लगा, इनको घर आना था, तो इन्होंने फिर ASO सेलेक्ट हुए दिल्ली में। 2023 बैच से ASO सेलेक्ट हुए। तो आज इन दोनों ही बच्चों से बात करेंगे। देखिए हर एक बच्चे के मन में ना एक डाउट जरूर रहता है कि डिपार्टमेंट में जाने के बाद क्या क्या होता है काम, दूसरा प्रमोशन चांसेस क्या क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जाएं, ASO में जाएं, प्रिवेंटिव में जाएं, GST लें, कौन सा डिपार्टमेंट लें सिलेक्शन के टाइम पे। तो यहाँ बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे। और जो सुबह से शाम तक न्यूज में आप देखते हो कि ईडी की रेड वहां हुई, ईडी की रेड वहां हुई, ईडी की रेड वहां हुई, तो ईडी की रेड होती कैसे है, कौन लोग करते हैं, CGL के थ्रू सेलेक्ट होके जाते हैं। और इस समय ईडी इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जो पूरे SSC CGL में सबसे ज्यादा जो प्रमोशन फास्ट है वो ईडी में है। तो आप दोनों का स्वागत है, मनीष भाई आपका भी और प्रशांत आपका भी। तो पहले प्रशांत आप अपने बारे में कुछ बताओ यार। सर मैं प्रशांत, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में हूँ। तैयारी मैंने CDS से शुरू करी थी, तो कोई आइडिया नहीं था कि CGL में आना है। तो किसी ने सजेस्ट करा कि CDS का जितना मुश्किल पेपर है उतना ही हार्ड SSB भी है, तो आप CGL पे स्विच हो जाओ। तो CGL में जब स्विच हुआ था तो मुझे पता नहीं था कि तैयारी कहाँ से करनी है। तो इतना ही पता था कि राकेश यादव सर हैं मुखर्जी नगर में और यहाँ पर वो पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन बैच मुझे लेना नहीं था। तो सर मैंने आपका ऑनलाइन देखा, राकेश यादव सर आपने परसेंटेज की एक वीडियो डाल रखी थी 4-5 घंटे की। तो उसे देखने से पहले मैं थोड़ा डरा कि इतनी बड़ी वीडियो है तो तैयारी शुरू करनी है CGL की, क्या होगा। तो वहाँ से सर आपका वीडियो देख के धीरे धीरे अपना मोटिवेशन आई और वहाँ से सर तैयारी जो है CGL की शुरू करी मैंने, और धीरे धीरे अब मैं ASO मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में। सर अच्छा, CDS की जो जॉब है हाँ सर, वो एक अलग तरीके की नौकरी है ना, और उसके लिए जो पैशन होता है बच्चों में वो अलग तरीके का होता है सर। और ये कहीं ना कहीं सिविल जॉब कहलाती है सर। तो फिर वो मूव क्यों किया? सर क्योंकि ना श्योर नहीं था कि CDS निकलेगा या निकलेगा, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट दिया था। CDS के 3 अटेम्प्ट दिए थे। अच्छा। तो क्लियर नहीं हुए। अच्छा। तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया। तो फिर वही जैसे सब बच्चों ने बताया कि लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी मैंने सर कि CDS जितना पेपर क्लियर करना मुश्किल है उतना उससे ज्यादा हार्ड SSB है। इसलिए मुझे CGL पे स्विच होना पड़ा। मोटिवेशन वहां से मिली सर, बिना पढ़े CPO का प्री निकल गया था। अच्छा। तो फिर सबने कहा कि एक बार CGL भी ट्राई कर ले। अच्छा, तो एक चीज मुझे ये बताना यार, मुझे तेरी चीज एक बड़ी खटक रही कि तेरी जैसी पर्सनैलिटी होने के बाद आदमी वर्दी चाहता है सर और तू बैठा कंप्यूटर पे आके सर ASO में, और तेरा सिलेक्शन भी हो गया प्रिवेंटिव ऑफिसर पे, है ना। और मैं कहीं से कहीं भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ASO प्रिवेंटिव से ऊपर है, क्योंकि ASO और प्रिवेंटिव के वर्क कल्चर में दिन रात का अंतर है। ASO का जो वर्क कल्चर होता है उसमें इतना एंथुसियाज्म नहीं है, इतना क्रिएटिविटी नहीं है, इतना थ्रिल नहीं है। आप एक जगह बैठे हो एक AC कमरे में और वहीं सुबह बैठते हो, शाम को उठ के आ जाते हो। जब आप प्रिवेंटिव ऑफिसर थे तो वहां तो यार सुबह से शाम तक रोज नई चीजें जानने को मिल रही थी। प्रमोशन चांसेस प्रिवेंटिव में इससे ज्यादा बेटर हैं
और आज के समय में जो बच्चा घूम रहा है पैसे के लिए कि ऊपर की कमाई, तो नो डाउट एएसओ में तो जिंदगी भर जितना नहीं कमाओगे जितना प्रिवेंटिव में 1 महीने में कमा लोगे। और सब कुछ था, और वो भी मुंबई जैसी जगह में। फिर क्यों बदला भाई? सर एक्चुअली जो दिक्कत थी वो वर्क कल्चर के एएसओ के बारे में पता ही नहीं थी, क्योंकि जो भी बच्चा अभी जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा होगा ना, उसके दिमाग में शुरू से ये डाल दिया जाता है कि टॉप पोस्ट सीजीएल की एएसओ है। हाँ। तो मुझे भी एएसओ नहीं बनना था, मुझे टीए बनना था। मुझे कोई भी जॉब चाहिए थी पहली बार में कि टैक्स असिस्टेंट ही मिल जाए। हाँ। तैयारी करता रहा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लगी, तो सर ये हुआ कि अब 4600 मिल जाए। हाँ। एक हमारी कॉलोनी में भैया है, हाँ। उनके मामा के लड़के प्रिवेंटिव ऑफिसर बन गए। फिर पता चला कि यहाँ छोटे घर में रहते थे, हाँ। बड़ी कोठी ले ली। हाँ। तो सर ड्रीम ये हुआ कि अब प्रिवेंटिव ऑफिसर ही बनना है, ऊपर का कमाना है, हाँ। माँ बाप को चीजें दिखानी है, और जो चीज में एंजॉय नहीं कर पाया वो चीज एंजॉय करनी है। हाँ। सर प्रिवेंटिव ऑफिसर लगा, मुंबई गया, वहां जाके रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पर गुजारा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? सर क्योंकि अकेला लड़का हूँ, हाँ। और माँ बाप का ज्यादा ही मतलब टेम्पर्ड चाइल्ड कह सकते हो आप, इकलौते वाला जो इकलौते रहता वाला। और सर वहाँ थोड़ी लोकल जो ट्रेन है है। उसका ट्रैवलिंग में बड़ी दिक्कत, फॉर्मल से मुझे इशू है, गर्मी वहाँ पर सर। मुझे जॉब प्रोफाइल से कोई भी दिक्कत नहीं थी प्रिवेंटिव पे, वो फर्स्ट क्लास जॉब है सर, क्योंकि वहाँ फील्ड भी है और डेस्क भी है। और डेस्क भी है तो वहाँ पर इतना कुछ नहीं है कि आपको बैठ के क्लरिकली काम करना है। बट सर जैसे मैं लौटा हूँ तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आई कि त्योहार भी अगर कोई छुट्टी लेके जाना पड़ेगा तब भी पैसे खर्च होंगे, बहन की शादी, मेरी शादी, रिश्ते, मतलब बहुत सारी चीजें ये थी कि छुट्टी लेके जानी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि मैं हर त्योहार ही अपने माँ बाप के साथ बना पाऊंगा। सर खाना बनाना आता नहीं था, आने की आदत थी, आया घर पर कपड़े फेंक दिए, मम्मी नहाने जा रहा हूँ तो ले लियो, कच्चा लियो। वहाँ सर सब कुछ खुद करना था, इस चीज से परेशान हो गया। अब पहली बार पता चला कि होता क्या ये पता चला कि माँ का काम है, और हमारे पापा ने हमें कैसे कैसे काम करके बड़ा करा, क्योंकि पापा की कोई सेटल जॉब थी नहीं सर, प्राइवेट जॉब थी, एक तरह से प्रॉपर्टी डीलिंग का करते थे सर। चला नहीं चला, अप डाउन काफी देखे, तो तब रियलाइज हुआ कि हाँ बाप ने हमारे लिए क्या करा है, क्या कैसे चीजें करी है मम्मी और पापा ने। क्योंकि सर वहां जैसे बीमार पड़ा हूँ, कुछ खाया नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जेन्युइन पॉइंट है। खुद ही अगर बीमार हो खुद ही दवाई लेनी है, खुद ही दुकान पे जाना है, खुद ही टेस्ट करवाने हैं, और भूखे भी हो ना तो भूखे सो जाना है। तो ये सारी चीजें सर वहाँ खटकी थी मुझे कि कोई पूछने वाला। लेकिन मेरे रूममेट्स भी थे, वो सर खा रहे थे खाना, और मैं सुबह से भूखा था, मेरे को पूछा भी नहीं कि खाना खा ले। उस समय फील हुआ कि माँ होती तो पूछती सुबह से कुछ खाया नहीं है तूने, तू खाना खा ले। तो सर ये सारी चीजें ऐसी हुई, तो वहां से हटने का मन करा। तो फिर तुझे लगा कि पैसा भाड़ में जाए, पैसा भाड़ में जाए, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे घर जाना। तो सर वही अपना लोकल में सेक्शनल मॉक देने शुरू करे, ऑफिस में जाके सबको बता दिया था कि मैं छोड़ने वाला हूँ, तो काम मम्मी नहीं देते थे। अच्छा, प्रिवेंटिव में बोल दिया था, बता दिया था सर कि मैं अपना डीवी सब कुछ करके आ गया हूँ। और वैसे भी जिसको कमाना नहीं है उसको फिर वैसे भी दूर फेंकते हैं, साइड रखते हैं। बिल्कुल सर, उनको मेरे को काम मिले। फिर मैं सर मॉक टेस्ट देता था, क्योंकि 21 से मैं श्योर नहीं था कि मेरे को होम पोस्टिंग मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, इसलिए मैं 22 के लिए भी पढ़ना शुरू कर दिया, वहाँ पर मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए। तो सर फिर 20 में तो मैं प्रिवेंटिव में था ही, 21 से एएसओ हूँ, और 22 का भी पेपर देना पड़ा, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि मेरे को घर मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए सर 22 भी दिया, वो भी क्लियर हो गया। वो भी क्लियर, ये था सर। अच्छा, अब मैं तेरे से उल्टा सवाल ये पूछ रहा हूँ कि एएसओ में आने के बाद सर अब कभी पछतावा होता है? सर पछतावा इस चीज का होता है कि जो उसकी जॉब प्रोफाइल थी ना प्रिवेंटिव ऑफिसर की, वहाँ थोड़ा दबदबा था, रुतबा था, और वर्दी थी वहाँ, वर्दी थी। तो जैसे कि आपने कहा पर्सनैलिटी वो सर सूट करती थी। यहाँ पर अब मैं कुछ भी अच्छे कपड़े पहन के चले जाऊं, बैठना मुझे डेस्क के सामने ही है, एसी में बैठना है और अपना काम करना है, नोटिंग और ड्राफ्टिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आई कमाई की बात सर, जो सैलरी है वो पत्थर की लकीर है। आपको आप कितना ही काम कर लो पैसे उतने मिलने हैं, काम ना करो तो भी पैसे आपको उतने मिलने हैं। वहां पर थोड़ा ये था प्रिवेंटिव ऑफिसर में कि अगर आपकी लाइजनिंग अच्छी है तो आप ना अंडर द टेबल मनी जो है अच्छा कर सकते थे। बट फिर भी सर थोड़ा रिस्क रहता ही है। और आप मुझे बता भी रहे थे वहाँ कुछ लड़के हुए भी सर 2019 के बैच के बच्चे हुए हैं, वो टर्मिनेट भी हो गए थे। टर्मिनेट भी हुए? हाँ, क्योंकि अंडर प्रोबेशन पे थे वो। हाँ, क्योंकि जब आप कोई भी गलत काम करते हैं ना तो शुरुआत में तो बहुत सुख देता है सर, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम तो अंततः गलत आना ही आना है। अच्छा देखो, वो कहते हैं ना कि पापा की परी माँ का मगरमच्छ। माँ के मगरमच्छ की हालत देखिए, मैं इससे डबल उम्र का से भी ज्यादा कहूँ, इसके पसीने पसीने आ रहे हैं। मैं और दोनों भाई ये ईडी में है, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस मौसम में। तो ये भैया माँ के मगरमच्छ ज्यादा परेशान होते हैं, इनकी दिक्कत नहीं है। और अच्छी चीज है कि एक उम्र के बाद बच्चे को ये एहसास भी होना कि यार माँ बाप के पास भी रहना जरूरी। इकलौता जब आप होते हैं ना तो उसके फायदे भी बहुत होते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है। अब बात करते हैं मनीष गोयल से
मनीष गोयल जी जो इस समय ईडी में हैं, और ईडी को हम ये कह सकते हैं कि मतलब सोना ही सोना रखा हुआ और उसकी गुफा पे ईडी वाले बैठे हुए हैं। तो कमाई के मामले में तुम्हारा तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई। तो आप अपने बारे में कुछ बताओ पहले। सर मेरा नाम मनीष गोयल है। मैं हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी स्टोरी तो भाई से रिलेटेड है, एक मिडिल क्लास फैमिली, मम्मी पापा पैम्परिंग ये सब। लेकिन एक्चुअली मेरे साथ प्लस पॉइंट क्या है कि मेरे बड़े भाई भी हैं। जैसे भाई ने बताया भाई सिंह अकेले हैं, तो मेरे बड़े भाई हैं मैनेज करने के लिए। क्योंकि ईडी ज्वाइन करने से पहले ही पता होता है कि भाई 3 साल में ट्रांसफर होना ही होना है। यहाँ पे आप उसको डिनाई कर नहीं सकते, दैट इज अ फैक्ट। 3 4 साल 5 साल जो भी है, बट देयर इज अ पीरियड कि आपको ट्रांसफर जाना है। तो मेरे साथ वो नहीं था, क्योंकि मैनेज करने के लिए मेरे बड़े भाई थे। और फिर मेरे को आप घर से कहेंगे तो 12th के जस्ट बाद से मैं घर से बाहर हूँ। 12th के जस्ट बाद मुझे तो आदत पड़ गई। IIT की प्रिपरेशन के लिए भेजा गया, बट मेरा वहाँ पे नहीं हुआ। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 3 साल ग्रेजुएशन किया, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज से। फिर उसके बाद फिर मैंने IIT जैम एक एग्जाम होता है, उसकी मैंने प्रिपरेशन करी। तो क्योंकि ये सब लाइनें जो है ना, ये आपको इंजीनियरिंग मेडिकल इधर लेके जाती हैं, मेनली इंजीनियरिंग की तरफ। या अगर जैम दे रहा हूँ तो मैं टीचिंग की तरफ। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये जो SSC की लाइन थी, ये बिल्कुल डिफरेंट लाइन है। मतलब शायद जितना मुझे याद है 23 मई 2019 को मेरा आखिरी एग्जाम था कॉलेज का। तो मैं 24 को अपने घर पे गया एग्जाम दे के। 25 को हम अपने छत पे खड़े होकर बात कर रहे थे कि मेरा IIT में ऐसे ऐसे काउंसलिंग है, मेरा यहाँ पे जाना है। तो मेरे 2 दोस्त हैं, मैं अगर नाम मेंशन करना चाहूँ तो एक राहुल है और एक वेदवीर। ये 2 दोस्त है। वेदवीर जो कि इसको SSC की जानकारी का अनुभव था, 1-2 साल वो कर चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली या सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो मुझे बोले कि मैथ्स तेरा अच्छा है, इंग्लिश तेरी अच्छी, तो गो फॉर SSC CGL। क्यों इसमें IIT जैम जाएगा, MSc करेगा, PhD करेगा और 5 साल तू अपने निकाल देगा। उसके बाद एक नेट निकालेगा, तब जाके तेरी टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी वहां जाके तब एक जॉब। अच्छा, उसके बाद भी फिर आगे कंपटीशन है? ऐसा नहीं है कि उसके बाद कंपटीशन खत्म हो जाएगा? के बाद नेट है सर ऑब्वियसली, तो फिर आ जाके तुम कहीं कुछ मिलेगा। तो फिर मुझे भी लगा, फिर मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, वो अर्ली सक्सेस के पीछे भी भागती है। तो अर्ली सक्सेस मेरे लिए क्या था, उन्होंने बोला 1-2 साल तैयारी कर, 1-2 साल में एग्जाम हो जाता है, तो 2-3 साल में मैक्सिमम जॉब हो जाएगी। तो ये 24 या 25 की घटना जितना मुझे याद है, 25 मई की। मतलब उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने बताया भाई फिर सरकारी नौकरी के लिए कौन सा एग्जाम होता है, तो उन्होंने बोला कि SSC CGL होता है, SSC CGL निकाल। मैंने कहा SSC निकालू या CGL निकालू? तो उन्होंने बोला SSC तो एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर CGL एग्जाम होता है। MTS 3 तरह के एग्जाम होते हैं, उसमें से तैयारी सेम एग्जाम की करेगा, तीनों देने के लिए एलिजिबल है, कोई निकाल। मतलब हमारा SSC को लेके 24-25 मई तक ये व्यू था। समझ गया। वी वर नॉट। फिर सेम बात पे जब मेरे दिमाग में कुछ बैठी कि हाँ यार सही बोल रहे हैं, तो मैंने अपने कॉलेज के 2 मेरे साथ में जो जतिन लड़का था और एक सौरभ था, तो वो दोनों को SSC की तैयारी के लिए जाना था। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे बताया कि हमारा लास्ट एग्जाम 3 तारीख को है, हम 4 तारीख को मुखर्जी नगर जाएंगे। मैंने कहा मुखर्जी नगर में क्या है कि वहाँ कोचिंग है। कोचिंग किसकी है कि वहाँ एक राकेश यादव सर है, उनका 2 तारीख से, आपका 2 जून से बैच शुरू हुआ। अच्छा, जितना मुझे याद है। ठीक है। तो 2 जून से आपका बैच शुरू होता। मैंने कहा भाई जिस दिन जाओ तो उसी EMU में मुझे बिठा लेना। EMU चलती है पलवल से दिल्ली। बिल्कुल। तो सर मैं उनके साथ आया, मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ज्वाइन की। आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट। तो मैंने फिर वहां से जर्नी शुरू हुई SSC की। आपका 9 to 11 बैच था, वो ज्वाइन किया। उसके 10 दिन बाद मैंने क्रिस्टोफर सर का एक बैच ज्वाइन किया, इंग्लिश का। क्योंकि किसी ने बताया था कि 4 सब्जेक्ट एक साथ ज्वाइन मत करना, बहुत तरीका भी ठीक रहता है। मैंने बताया उसको सारा क्रेडिट जाता है मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का, क्योंकि उसको अनुभव था। कैंपस ज्वाइन की थी। मैं कोई डिफेम नहीं कर रहा उसको, लेकिन उसने बोला कि किसी एक कोचिंग सेंटर को कंप्लीट कोर्स के लिए ज्वाइन करने से अच्छा है इंडिविजुअल टीचर से इंडिविजुअल कोर्स ले ले जिससे तुझे लगता है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने आपको सजेस्ट किया, आपका ले लिया। 15 दिन बाद था वो बैच था, तो 6 मंथ में आप, क्योंकि एक टाइम के बाद आपका पढ़ने के बाद या किसी भी टीचर का पढ़ने के बाद एक टाइम को ना चीजें फिर समझ आ जाती हैं, पता चल जाता है। आप शुरुआत में ही मैं आपके 2 बैच या 3 बैच ज्वाइन कर लेता ना, तो मैं आपका सिलेबस ही नहीं पकड़ पाता जेन्युइन। लेकिन फिर मैंने 2 महीने आपका पहले परसेंटेज, वो टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड डिस्टेंस हो गया, अरिथमेटिक वाला पोर्शन किया 2-3 महीने। फिर आपका एक बैच चलता था 1 to 3। अच्छा, तुमने 2 बैच। तो फिर मैंने तुरंत, क्योंकि आपके में तो छूट थी कि आप
मल्टीपल बैच ज्वाइन कर सकते हैं हाँ। तो फिर मैंने आपका 2 बैच दूसरा वो बैच ज्वाइन किया ताकि और जल्दी आपके खत्म यहाँ हो। से तुरंत 9 से 11 खत्म होती, 11 से 1 मेरा होता था क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर सर के पास। तो इस तरह से 6, 7 या 8 मंथ में कम्प्लीटली मेरा अर्थमेटिक और इंग्लिश का 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया था। देन लॉकडाउन पीरियड अच्छा 2020 में हाँ। सब घर चले गए, फिर वहाँ पे मैं प्रैक्टिस चलती रही। फिर मैंने नवंबर 2020 में वापस दिल्ली आया। हाँ फिर मैंने प्रिपरेशन की 2 महीने और हाँ। एग्जाम हुआ प्री मेंस, और लकीली मेंस देने के बाद तो मुझे हो गया था कि हाँ मैं टॉप पहले अटेम्प्ट में? फर्स्ट। हाँ सर। हाँ। मतलब 19 भी मैंने दिया है, बट हाँ। वो दैट वाज माय ग्रेजुएशन के साथ साथ जो हाँ हाँ अटेम्प्ट। मेंस देने के बाद कंफर्म हो गया था कि हाँ हाँ हो जाएगा। एक कॉन्फिडेंस मेंस देने के बाद तो 100% आ जाता था उस टाइम। अब तो सिचुएशन बदल चुकी है। हाँ उस टाइम क्या मैथ इंग्लिश का मेंस होना है, हाँ। कमांड कैसी है, मॉक टेस्ट कैसे हैं, ऑलवेज मॉक में मेरी 100 रैंक आती थी। 200 रैंक आती थी। नाइस। तो और फिर मेंस मेरा बहुत अच्छा चला गया। एक दोनों चीज हो गई, पेपर भी टफ और मेरा गया भी गया भी अच्छा। कई बार पेपर इजी आ जाता है। 2019 जैसे अभी में यूपीएसआई का सुना होगा हाँ। तो पेपर बहुत आसान आ गया, तो जिन बच्चों का मैथ अच्छा था वो लगभग उनका फायदा नहीं हुआ, उनको नुकसान हुआ है। कंपटीशन के कॉम्पिटिटर बढ़ गए। कॉम्पिटिटर बढ़ गए। सेम ऐसे 19 वाले सीजीएल में हुआ था। हाँ 2019 में मैथ का जो पेपर था 19 नवंबर का, हाँ एकदम बच्चों वाला दे दिया था। बिल्कुल एग्जैक्ट। अब जिसके 200 में से 197.5 भी है वो भी आउट हो गया। तो बिल्कुल। उसमें 200 में 200 ही चाहिए क्योंकि पेपर इतना आसान है। इतना आसान। उसमें 197.5 मेरे दोस्त के हैं, वो आउट है, मेरिट आउट, क्योंकि वो 2.5 नंबर से उसके 20 नंबर कटे हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन है बिल्कुल। तो फिर जब मेंस हो गया तो सर फिर उसके बाद मैंने बुक्स वगैरह रख दी कि भाई वो डिस्क्रिप्टिव करो। ये तो 100% होना है। डिस्क्रिप्टिव में कोई मुझे 33 नंबर भी देगा हाँ तो मेरे मुझे जो पोस्ट चाहिए ईडी की वो मिल जाएगी। अच्छा ईडी चाहिए था। हाँ सर, मुझे मतलब मेरी पोस्ट प्रेफरेंस ईडी थी। पोस्ट प्रेफरेंस बनने से 3 महीने पहले से, क्योंकि किसी ने बोला था कि ज्यादा तू पोस्ट पे ध्यान देगा अभी से, ये पहले तू सिलेक्शन पे ध्यान दे, ठीक है। देन सोच के पोस्ट तुझे क्या लेनी है। बिल्कुल। तो फिर मुझे एक भैया थे, मनोज भैया, वो जेएसओ है अभी दिल्ली में, तो हाँ। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुझे चाहिए क्या क्या। हाँ। तो मैंने उन्हें 2-4 चीजें बताई। तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने मेरे घर की परिस्थिति भी जानी, हाँ, घर चीजें पे मेरे समझी। भाई भी हैं, हाँ। सब कुछ है, मैनेज करने वाले लोग हैं। तो कह रहे कि फिर तू इसमें से, उन्होंने मुझे 2-3 पोस्ट बताया, उसमें टॉप पे बोला ईडी रख दियो। ठीक ठीक। मैंने ईडी रखी, लकीली मुझे मिल गया। और सर उसके दौरान एक एमएचए का एग्जाम और हुआ था, तो मेरा वहाँ भी मैं सिलेक्टेड था, क्योंकि एसएससी की ज्वाइनिंग में 8-9 महीने लग जाते थे उस टाइम। मैंने एमएचए ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने 7-8 महीने काम किया। देन आई रिजाइन फ्रॉम दैट और मैंने यहाँ पे जॉब। अच्छा आप दोनों से अब मेरा सवाल ये है, आपका अनुभव अलग रहा, आपको किसी ने गाइड किया ईडी के लिए? क्योंकि आपके परिवार से कोई ईडी में तो था नहीं। हाँ नहीं था है सर। ना? गाइडेंस परिवार से, अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जाम देखा जाए तो मुझे परिवार से इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जाम गाइडेंस नहीं मिली, और ना ही आपको कुछ ऐसा मिला। नहीं सर। अब अगर आप किसी बच्चे को सलाह देना चाहें कि आप पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चुने, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रख के चुने, तो आपकी तरफ से क्या होगा? सर मैं जैसे मुझे भी कुछ नहीं पता था, मुझे सिर्फ इतना पता था कि वहाँ प्रिवेंटिव ऑफिसर ज्वाइन करनी है, कि वहाँ कमाई है, हाँ बस इसके अलावा कुछ पता नहीं था मुझे। हाँ तो जैसे कोई नया बच्चा है उसको पोस्ट प्रेफरेंस जैसे फॉर्म फिल करना है ना, हाँ तो मेरा मानना है एक तो पहले तो डिटेल वीडियो देख ले हर पोस्ट के बारे में, क्योंकि मुझे इतना पता था कि एएसओ टॉपर्स को मिलती है, टॉपर्स को मिलती है। वर्क प्रोफाइल के बारे में नहीं पता था सर मुझे, लेकिन होम पोस्टिंग चाहिए थी, इसलिए मुझे एएसओ लेनी पड़ी। तो बच्चा पूरी डिटेल वीडियो देख ले, या कोई अगर वो लकी है तो कोइंसिडेंटली अगर ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा हो, कोई पापा का जानने वाला हो, उनके कॉलोनी में हो, इधर उधर हो, कि जैसे उनको एएसओ चाहिए, तो एएसओ की एक बार वर्क प्रोफाइल देख ले। और आप एएसओ पे ही अपनी चीजें व्लॉग बनाते भी हैं? हाँ सर, एएसओ किस नाम से अपना चैनल? सर एएसओ प्रशांत राणा, मतलब प्रशांत इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी यूट्यूब पे भी है है। सर। तो आप एएसओ के बारे में तो इनसे बहुत अच्छे से जान सकते हैं, लेकिन मैं इस सेंस में पूछना चाह रहा हूँ कि जब कोई बच्चा पोस्ट चुने, तो पोस्ट चुनते वक्त मनीष कौन सी चीजें ध्यान रखें? जैसे भाई मुझे घर के पास ही चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्रमोशन देखना है, या मुझे वर्दी चाहिए। जैसे अलग अलग बच्चों का अलग अलग जुनून होता है। जिस बच्चे ने आपको बताया कि सर याद कर रहे थे, उस बच्चे ने मुझे बताया, उससे पहले वाले एक बच्चे का मैं पॉडकास्ट कर रहा था, कह रहा सर देखो मेरे तो है ना पहली चॉइस ये थी कि मुझे पूरा भारत घूमना है और मुझे एक ऑफिस में बैठ के नौकरी नहीं करनी, तो इसलिए बोला मैंने तो ये नौकरी चुनी अपनी वर्दी वाली, इसलिए उसने सीबीआई में सब इंस्पेक्टर चुना। बोला सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पूरे भारत घूमना है, मुझे कमरे में नहीं बैठना है। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग पसंद होती है, तो आप क्या सजेस्ट करें कि कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए? सर
मेरा इसको लेके जैसे जो आंसर है उसको लेके कुछ डिमोटिवेट भी हो सकते हैं बच्चे और मोटिवेट भी हो सकते हैं। तो पहला अगर इसका आंसर मेरे से पूछा जाएगा तो कि फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी बनाए, देन गो फॉर यूपीएससी और होम स्टेट आईएएस ले लो। उससे बेहतर कोई पोस्ट नहीं है भारत के अंदर अगर आप पॉलिटिकल में नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर आप सीजीएल में आओगे, सीजीएल के यहाँ पे सर कॉम्प्रोमाइज आपको करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें एक पोस्ट में किसी में भी नहीं मिलेंगी। सारी चीजें मिला के मिल ही नहीं सकती, ऐसी कोई पोस्ट है ही नहीं। मैं आपको टू द फ्रैंक एकदम है ही नहीं, क्योंकि अगर आप होम स्टेट लोग जीएसटी प्रेफर कर लेते हैं ये मतलब गुड, लेकिन अगर किसी को फील्ड वर्क नहीं करना है, अब उसके लिए ऑब्स्टेकल आ गया कि भाई इंस्पेक्टर है तो उनको तो भेजा जाएगा। बिल्कुल, इंस्पेक्टर का काम यही है। हाँ? तो अगर उन्हें चाहिए डेस्क जॉब तो यहाँ पे फिर प्रेफरेंस होती है वो इंडिविजुअल की खुद है कि मेरी प्रेफरेंस क्या है। मुझे होम चाहिए, घर चाहिए, जैसे भैया ये है। अब ये तो सर प्रिवेंटिव ऑफिसर छोड़ के आए, क्यों? क्योंकि घर चाहिए। सर मेरा दोस्त है, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर लेती है। उसने सीजीएल का क्लियर करके ऑडिटर है वो दिल्ली में, उसका यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट में आ गया नंबर। अब सर वो होम पोस्टिंग में ही है। उसने ये चीज देखी मुझे कि प्रशांत जो है मुंबई से छोड़कर दिल्ली में आ गया, तो वो सर एसएससी से तो ऊपर है, यूपीएससी ऑब्वियस सी बात है। तो उसका ये जेन्युइन क्वेश्चन था कि भाई तू मुंबई से छोड़ के दिल्ली में आया है, तो क्या मैं यूपीएससी की असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट ज्वाइन करूं या नहीं करूं? नहीं। तो सर मैंने उसे यही बताया कि जैसे तू एक अकेला लड़का है, तेरी मतलब सर अगर कुछ घर में हालात खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो अगर एक भाई होता है तो सहारा रहता है कि भाई ये चल मैं कहीं भी चला जाऊंगा। तो तू जैसे अकेला है, तू ये देख तेरी नीड क्या है, तेरी जरूरत क्या है। माँ बाप तो सर ये कहेंगे तू जा, दिल पे पत्थर रख के जैसे भी कहेंगे कि तू जा, लेकिन तू ये देख कि कुछ भी चीज अगर हो रही हो, किसी के तो दुख सुख में साथ नहीं है, जैसे किसी के दुख में साथ नहीं है, कोई मिसहैप होगी तेरे फ्रेंड के साथ, तो तू कैसे उम्मीद लगा सकता है कि कोई तेरे दुख और सुख में साथ होगा। तो इस चीज से सर उसे ये हुआ कि उसने सर ज्वाइन नहीं करी फिर वो यूपीएससी की असिस्टेंट कमांडेंट, उसने छोड़ दी, वो दिल्ली में ऑडिटर। लेकिन वो इस चीज से परेशान है कि सैलरी कम है, इसलिए वो पढ़ रहा है 4600 के लिए। कोई 4600 वाला है, उसको ऊपर की तनख्वाह चाहिए। दुखी हर कोई है सर, दुखी हर कोई है, कोई कहीं सेटल्ड नहीं है। लेकिन इसमें हम एक चीज ये जरूर समझ सकते हैं कि देखो सबसे पहली प्रायोरिटी है ना, आप अपने घर की सिचुएशन के हिसाब से ये देखिए कि आपके लिए पैसा जरूरी है या घर जरूरी। बिल्कुल सर। अगर घर जरूरी है ना तो आप अपना स्कोर देखिए और उसके अकॉर्डिंग ऐसी पोस्ट को चुनिए। चाहे उसमें बहुत सारे बच्चे मैंने देखे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में उनका सिलेक्शन हुआ और अभी वो टैक्स असिस्टेंट थे, तो उन्होंने टैक्स असिस्टेंट दिल्ली में रहना ज्यादा बेटर समझा बजाय के उन्होंने गुजरात में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना। हाँ सर। तो आप ऐसा ना हो कि बाद में आपको फिर फेस करनी पड़े वो चीजें। जैसे आपने मान लो प्रिवेंटिव ऑफिसर पे नौकरी की, 3 साल नौकरी की, सर। तो 3 साल आपकी जीवन में ना वो खराब ही गए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अब यहाँ प्रमोशन में तो मिलेगा नहीं। यहाँ तो आप जिस दिन आप एएसओ पहले दिन ज्वाइन कर रहे हैं वो एज ए नया स्टूडेंट नया ही होगा ना। नया होगा सर, बस सर्विस जो वहाँ करी है ना वो काउंट होती है सर। हाँ, लेकिन वैसे आपको प्रमोशन में कोई फायदा नहीं मिलेगा, यहीं से आपको प्रोबेशन स्टार्ट हो जाएगा, जीरो से शुरू होगा। बिल्कुल सर। तो आपने एक जर्नी चली 3 साल, फिर आप दोबारा जीरो चले। तो पहली प्रायोरिटी अपने दिमाग में रख के चलिए कि आपको अगर घर चाहिए तो छोटी मतलब कम रैंक की भी चीजें चलेगी, कम सैलरी की भी, दोबारा एफर्ट कर लिया जाएगा, दोबारा वो चांस लिया जाएगा। पहला वो। दूसरा आपको ये देखना है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो देखो मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं। एक भुवनेश करके बच्चा है, वो अभी सुपरिटेंडेंट है, वो एग्जामिनर है। वो जब यहाँ 2014 में वो 7300 वाली जो किताब है जो मेरे वाली, वो उसी की लिखी हुई किताब है। तो वो कहता है कि सर मुझे ना मुंबई से प्यार हो गया। मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई में सिलेक्शन हुआ था, तो मैं पहली बार मुंबई गया था उसका फिजिकल देने के लिए। तो यार मुझे तो समुद्र से ना बदबू आने लगी थी। मुझे भी सबको ये रहता है, बड़ा गंदा महसूस होता है। लेकिन जिनको वहां जो सेटल हो गए ना, वो कहते हैं अरे सर इसमें तो अलग लेवल की खुशबू है। उनको तो लगता है कि अरे सर मुंबई के अलावा हम कहीं रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो उस फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी में सेट हो चुके हैं। तो आप अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग चीजें चुनिए, लेकिन जो पहली नौकरी है ना उसको बहुत सोच समझ के लीजिए, वो बहुत जरूरी। जैसे इस बच्चे ने जो किया प्रिवेंटिव ऑफिसर से और वापसी एएसओ चुनना पड़ा इसको बाद में, तो बहुत टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है और एक वक्त भी निकल जाता है। जरूरी नहीं है कि मेरी जॉब लगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनको छोड़ के आना भी घर पे। जब एक बार सेटल हो जाता है ना आदमी, तो पढ़ने का मन नहीं करता। तो सर उनकी मजबूरी भी हो जाती है कि चाहे मेरा एमटीएस ही निकल जाए, मेरे को घर जाना। बहुत दोस्त है सर मेरे वहाँ फंसे हुए हैं वहाँ पर, बहुत। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि टैक्स असिस्टेंट लोग लग रहे हैं। हाँ सर, वही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को छोड़ के टैक्स असिस्टेंट लग रहे, बोले नहीं सर रहना दिल्ली में। हाँ, तो वो एक अलग चीज है। अच्छा मनीष, आपने
फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल के थ्रू नौकरी ले ली है, जो सीरियस अटेम्प्ट जिसे हम कहते हैं, तो ऐसी कौन सी खूबी रही या कौन कौन सी आपकी ऐसी क्वालिटी रही जिसकी वजह से आपका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया? सर सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल मैं अपने आप को मानता हूँ, और शायद मेरे दोस्त जिनसे आप मिलोगे वो भी मानते होंगे कि मनीष का आईक्यू लेवल है वो अच्छा है। फर्स्ट जो सबसे फोरमोस्ट कंडीशन होती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की। हाँ, क्योंकि एक बच्चा जो अभी अभी कोचिंग लेने आया वो 2 महीने में 2 बैच ज्वाइन कर ले रहा है मैथ के, ताकि कोर्स को जल्दी से खत्म कर लिया जाए। जी सर। तो इसका मतलब हम ये तो कह ही सकते हैं कि उसका आईक्यू लेवल तेज है, चीजों को पकड़ता बहुत जल्दी है। हाँ, समझता अच्छे से। एक होता है कुछ लोग रटते, मैंने कभी ना तो जीएस रटी, मैं फैक्ट बताऊं ना मैंने कभी इंग्लिश रटी। हाँ वोकैब का थोड़ा बहुत पोर्शन मान सकते हैं, बट वोकैब भी ऐसी चीज है जो एक टाइम के बाद आपको ऐसी हो जाती है, हाँ इसका मतलब या तो पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा, और आप उसके हिसाब से ऑप्शन मार देते हो। ठीक है, पहला फोरमोस्ट आईक्यू लेवल सर। ठीक है। सेकंड नंबर पे गाइडेंस। मैंने जो बताया ना कि अगर मानो मैं ही उसी टाइम जब मैं कोचिंग करने आया और मेरे को वेदवीर जो मेरे दोस्त है, अगर वो नहीं बताते तो फर्स्ट में क्या करता, आते ही मैं कोई कंबाइंड कोचिंग लेते हैं और फिर 6 महीने बाद फिर अलग वो करते। तो वो मेरे जो व्हाइट पेपर था वो उस पर ऐसे रंग भर देते कि फिर उसके बाद उसको एक स्केच देना बहुत मुश्किल काम हो जाता। हाँ। लेकिन जैसे मुझे गाइडेंस मिली कि स्पेसिफाइड बैच करो, स्पेशलिस्ट से करो, अगर तो वो एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। तीसरी के फाइनेंशियल प्रेशर मेरे ऊपर कभी नहीं था, कभी नहीं कि मेरे को मेरे घर से पैसे ना मिल रहे हो या कुछ, मैं बोल देता था घर पे, मतलब मेरे भाई हैं सबसे ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, मदर फादर हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट क्रेडिट तो सबका, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं मेरे हिसाब से उनको ही जाता होगा। तो उन्होंने कभी मुझे फाइनेंशियली, कभी मुझे ये सोचने, चाहे वो खुद कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली जो सबके बच्चे को स्ट्रगल होता है, 10,000 रुपए भेज रहा है, स्ट्रगल सबका स्ट्रगल कर रहा होता है 100%। क्योंकि हम देखते थे कि जहां हमें घर पे 10 रुपए 20 रुपए स्कूल जाने को मिलते थे, आज वो हमें 10,000 रुपए भेज रहे हैं, कहीं से तो वो अरेंज कर रहे हैं जेन्युइन दैट। तो वो मुझे उन्होंने कभी फील नहीं होता। कॉल पे जैसे पूछ रहे हैं तूने ये एग्जाम दिया, ये क्यों नहीं निकला। जैसे मैं अपने एग्जाम की बात करूं, मैंने 2019 CHSL दिया, नहीं निकला। 2019 MTS दिया, नहीं निकला। 2020 CHSL दिया, नहीं निकला। 2020 MTS दिया, नहीं निकला। लेकिन 2020 CGL टॉप रैंक से निकल गया। तो एग्जाम की भी बात होती है कि एग्जाम पकड़, ऐसा नहीं है कि मैं MTS में, मतलब मेरे MTS शायद 92 नंबर थे आउट ऑफ 100, फिर भी आउट था मैं मेरिट, क्योंकि 93 94 कुछ मेरिट थी। किस्मत भी रोल प्ले करती है, किस्मत रोल प्ले करती है। और उस टाइम जब हम तैयारी करने आते हैं ना, मैं CGL, अब तो हम ये बातें बहुत बाद की होते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस क्या, अगर आप MTS का भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए वो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत बाद की चीज है। पेपर क्लियर जरूरी है, पेपर क्लियर जरूरी है। उस टाइम पे तो बस लगता है किसी तरह सरकारी। तो देखो यार, मनीष ने जो चीजें बताई, अगर उसके हिसाब से सोचे ना, तो उसने 3 पॉइंट बताए जो कि बहुत अच्छे पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट जो उसने बताया वो ये कि मेरा आईक्यू लेवल तेज था। और मुझे लगता है आईक्यू लेवल का जो मतलब है, कुछ बच्चे गलत समझेंगे, उनका मतलब है कि जिसका मैथ बैकग्राउंड होगा उसका आईक्यू लेवल तेज। ऐसा नहीं है। आईक्यू लेवल का मतलब है कि जो चीजें जल्दी समझता है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड है। बिल्कुल। और बहुत लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। हाँ, तो वो होता है आईक्यू लेवल। दूसरी जो चीज इस बच्चे ने बताई कि मुझे जो गाइडेंस मिली ना, वो बहुत प्रॉपर मिली, भटकाव नहीं मिला। जो मेरे दोस्त ने, वेदवीर ने, इनका जो दोस्त था वेदवीर, उन्होंने जो 1-1.5 साल मुखर्जी नगर में रह के बिताया, और उन्होंने सारे एक्सपीरियंस के साथ यह निश्चित किया कि भैया तुझे मैथ राकेश सर से पढ़ना है, एक जगह इकट्ठा होकर नहीं पढ़ना। तो उसने क्या किया कि बिल्कुल उस रास्ते पे लेके चला गया जिस रास्ते पे सीधी कामयाबी। और कहते हैं ना कि सही शुरुआत आधी सफलता हो जाती है जब आप सही शुरुआत करते हो। तीसरा जो सबसे जरूरी पॉइंट है ना इस बच्चे का, वो इसने कहा कि मेरे ऊपर है ना कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं था, कोई वजन नहीं था। मुझे पता है कि मेरे परिवार 10,000 रुपये मुझे महीने का भेज रहा था, तो मुश्किल बहुत था उनके लिए, लेकिन वो मुझे उसके लिए सोचना नहीं पड़ रहा था। और आज मैं सुबह सुबह एक पंक्ति पढ़ने लग रहा था, उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी थी। और अभी मैं बच्चों से बात करता हूँ तो बच्चे एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि सर जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना तो बहुत अच्छा स्कोर आता है, लेकिन जब पेपर में जाते हैं ना तो स्कोर डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर घबराहट हो जाती है। उस घबराहट का एक मुख्य कारण ये भी है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वजन डाल लेते हैं उम्मीदों का। एक शायर ने लिखा है कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। यानी आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा वजन डाल के मत चलिए। जैसे इस बच्चे ने कहा, मुझे पता है कि 10,000 मुश्किल से आता है परिवार के पास, लेकिन मुझे उस खुद लेके ज़्यादा टेंशन नहीं थी। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वजन कम करें, तभी सफलता आसानी से मिलेगी। और उसमें सर एक पॉइंट और है, बहुत सारा रोल घर वालों का भी है। अगर वो मुझे हर कॉल पे यही पूछ रहे कि
अब कोई फॉर्म भरा, अब कोई तूने एग्जाम दिया, अब कोई निकल रहा है, अब कुछ तो ना शायद मैं पजल्ड होके बैंक का भी फॉर्म भरने लगता। मैं पजल्ड होके हो सकता है कि इतने सारे आरआरबी और ये सब रेलवे मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा आज तक सीजीएल के अलावा। मतलब एसएससी के ये 2 एग्जाम जो होते हैं सीएचएस वाला, मेरा सिंगल कहीं फॉर्म नहीं है। और अपनी बारी का इंतजार भी करना चाहिए। टारगेट था एक सिंगल के एसएससी सीजीएल एक ही टारगेट, और जब आपका ये रहेगा ना तो मतलब हो सकता है आप वो सफलता आप 3 साल में पूरी कर पाए, लेकिन ऐसा टारगेट बनाने से आप उसको 1.5 साल में अचीव कर सकते हैं अगर आप सिंगल एग्जाम पे फोकस रखते हैं भटकने की बजाय। हाँ, एक स्ट्रेटजी फॉलो करो, उसको लगातार करो। जी सर। अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आप पहले दिन चले और उस दिन मंजिल मिले। कुछ मेरे साथ के थे, उनका मैं एक अनुभव बताऊं कि उन्होंने रेलवे का फॉर्म भर दिया। अब रेलवे में शायद हिंदी आती थी। अब वो मुझे एक ही बात बोले कि 1 महीने हिंदी तो पढ़नी है, पढ़ लेता हूँ, थोड़ा 2 घंटे निकाल लूंगा। हाँ, यूपीएसआई में हिंदी आती है। हाँ, वो 2 घंटे के चक्कर में उन्होंने कब अपनी उस पूरी मैथ इंग्लिश की प्रिपरेशन की उन्होंने सारी compromise कर बराबर दिया। कर ली, उन्हें कुछ नहीं पता। और वो उस 2 घंटे हिंदी के चक्कर में वो पूरा खत्म हो गए बच्चे, और वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। नाइस सर, नाइस। तो अब प्रशांत सर, किसी का यार एक बार सिलेक्शन होना मुश्किल होता है। हाँ। तो तूने सीजीएल के थ्रू 2 बार सिलेक्शन ले लिया और दोनों बार जो अच्छी प्रीफरेंस वाली पोस्टें होती उनमें ले लिया। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो तेरे लिए वर्क कर गई? जो मेरे सर जैसे भाई और मेरे में चीजें सिमिलरिटी मुझे ये लगी, जैसे इस भाई ने बोला ग्रेस्पिंग पावर तेज है, तो सर मेरा भी शुरू से ये रहा है डिसिप्लिन बच्चों को पहले तो होना बहुत जरूरी है अगर आपको किसी चीज में भी सफल होना है। तो सर क्रिकेट का शौकीन था मैं शुरू से। क्रिकेट में ही मेरा था कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है। तो सर किसी कारणवश मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया क्योंकि पैसे मांग रहे थे। क्रिकेट पैसे से चलता है। फिर पैसे चलता है सर, पैसे थे नहीं। तो थोड़ा ये था कि मुझे जो चीज करनी है ना, अगर जैसे आप स्क्वैश गेम खेल रहे हो सर, मुझे नहीं आता बिल्कुल भी, लेकिन आप मुझे खेलते हुए अच्छे दिख गए और आप किसी ने बोल दिया कि अच्छा खेलता है लड़का, तो वो थोड़ा सा ईगो पे टच हो जाता है कि अच्छा खेलता है तो ठीक है मैं भी सीखूंगा और मैं किसको ही हराऊंगा। तो सर मेरा ये था कि सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो लोगों ने कोई सिलेक्शन ले रहा है सीजीएल में, कोई एएसओ बन रहा है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बन रहा है, खेलते रह जाएगा। सामने लगते थे। थोड़ा शरारती भी था सर मैं। और कॉलोनी वाले जो थे वो बदनाम करने के अलावा कुछ और जानते नहीं थे लड़के को। तो सर ये सारी चीजें ना ऐसी खटक चुकी थी कि अब ना जब आप मुंह से मम्मी पापा को बोल दिया था, कुछ कहने की जरूरत नहीं किसी को भी। अब मैं सिर्फ अपने सक्सेस से जवाब दूंगा। सर पढ़ाई में मैं शुरू से अच्छा था। 12वीं में भी मेरे 93% थे। नाइस। कॉलेज में कुछ नहीं पता था सर क्या करना है। जाता था कॉलेज, पहला लेक्चर अटेंड करा, क्रिकेट खेलना शुरू, कॉलेज की टीम में क्रिकेट खेलना शुरू, खत्म हुआ, कोविड हुआ। ऐसी जैसे सर भाई के पास गाइडेंस थी कि आपको राकेश सर से मैथ्स पढ़नी है, सर मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। तूने तो खुद रगड़ के लिया। मैंने इधर उधर जाके लाइब्रेरी ज्वाइन करी, भैया कैसे करूं मैथ्स भैया। फिर उन्होंने वही बताया कि राकेश यादव सर की बैच ज्वाइन कर ले। सर मैंने बैच तो ज्वाइन नहीं करा था आपके, लेकिन मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पे सारी देखी जिससे मैथ्स हुई। फिर सर इंग्लिश कहीं से करी, इंग्लिश की बुक करने लग गया। कुछ आइडिया नहीं था सर कहाँ से क्या करना। एक्सपीरियंस को गेन करने में टाइम बहुत लग गया सर, उसमें 6-7 महीने लग गए कि मैं करना क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर मैं डिमोटिवेट होकर मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि सर इस दौरान में ना घर में ना कलेश बहुत हो गए थे। पापा की जॉब थी नहीं सर, जैसे बताया, कोविड आ गया था, प्रॉपर्टी को मकान खरीदने को रेडी नहीं। कोविड के टाइम पे तो सबसे बुरी हालत सर मकान खरीदने रेडी नहीं। अब मैं सर ये देखूं कि घर में लड़ाई क्यों चल रही है पापा मम्मी की। पापा सर बता नहीं सकते, मेरे पापा कहा था खुला, आप अगर उनको लाख रुपए दे दोगे तो 3 दिन में कहाँ खत्म हो जाए कुछ नहीं पता। खत्म भी सर हमारे ऊपर ही होंगे, ऐसे नहीं कोई दूसरे करते हैं कि कुछ लिया है, कपड़े खरीद लिए, जो मेरा मन था, फोन लिया है। तो सर तो जब मेरा ये हुआ कि अब तो पेपर क्लियर जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता था, क्योंकि पापा पैसे मांगते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो पता तो नहीं लड़ाई क्यों है। और जो औरतें होती है ना सर घर की, वो होती है अगर पति का काम नहीं चल रहा ना, इनकम तो आ नहीं थी कहीं से, तो मुझे ही अपना अलमारी से निकाल के पैसे जैसे जैसे देने। 10,000 मांग ले तो लो 5,000, तो आदमी ईगो पे ले जाता है कि हम 10 मांग रहे तो 5 दे रही है। तो सर ये सारी चीजें ना ऐसी थी कि अब मुझे पेपर तो क्लियर करना ही है, और लेकिन जल्दी करना है। दोनों अपनी जगह सही होते हैं। हाँ, अपनी जगह दोनों सही है सर, ना पापा गलत है ना मम्मी गलत थी। क्योंकि आदमी लोगों को पता रहता है कि बच्चे चाहते क्या है। मम्मी तो थोड़ा सा कर देती है, चल 3 में से 2 कर ले, कोई बात नहीं। जिम छोड़ा, क्रिकेट छोड़ी, अच्छा ठीक है सर। यार दोस्त छोड़े, सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ, मैंने यार दोस्त छोड़ दिया अपने बिल्कुल। क्यों? क्योंकि प्रशांत चल क्रिकेट खेलने चल रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, मैंने कहा तो क्रिकेट में रह जाएंगे, मुझे मेरा कुछ और हो गया है। तो लड़के भी ऐसे ही मिले सर जो टांग खींचने वाले हैं। ऊपर कैसे जा रहा है ये, ओए तू फोन कर, बोला उसको बुला, ऐसे कैसे तैयारी करने लग जाएगा। तो सर ये चीजें भी मैंने ना जल्दी चीजें देखी कि यार दोस्त भी नहीं चाहते कि मैं सक्सेसफुल हूँ, और घर के हालात कुछ ऐसे हो गए थे।
तो पापा मेरे को किस चीज ने ज्यादा मोटिवेट करा, हाँ, मुंह भासते भैंस तो सर देखो हर पति पत्नी में होती है, हाँ। होके गेट बंद करके पापा बैठे थे तो सर पबजी भी स्टार्ट हो गया उस टाइम। मतलब पढ़ रहा चीज छोड़ी नहीं। कुछ नहीं चीज छोड़ी सर, मैंने पढ़ाई कर रहा था, हाँ। पबजी खेलना स्टार्ट कर दिया। पापा ने देखा मेरी तरफ, कुछ बोला नहीं, वहां बैठ गया उदास ऐसे। मैं समझ गया पैसों की जरूरत होगी, मम्मी दे नहीं दी होंगी। मैं इतना सर, कोई लड़का अपने बाप को अगर उदास देख रहा है तो उसे ही पता होती है उस लड़के के दिल को कि क्या बीत रही है। कहाँ से कैसे पैसे ले आऊं, प्राइवेट जॉब कर लूं क्या सर, गूगल पे प्राइवेट जॉब कैसे मिलती है, फ्रीलैंसिंग क्या होता है, ये सब क्या होता है। मामा आए, मामा ने कहा चल मैं तेरी ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी जॉब लगवा देता हूँ। 19,000 रुपए सर, मुझे तो अच्छा लगा। 19,000 रुपए सर, जब जिसके हाथ में 1 रुपया ना हो, 19,000 रुपए। तो सर माँ ये थी कि बेटा कर लेना, 19 तो आएंगे सर। लेकिन उस टाइम इतना वो था पढ़ते कॉन्फिडेंस की लूंगा मैं पोस्ट ढंग की, और जो पैसे मुझे देने हैं ना अपने इच्छा के अनुसार बाप को, जितना भी सर मैं कर पाया उतना मैं करूंगा। धीरे 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 सर फिर सीपीओ में सिलेक्शन हुआ। माँ बाप के दिल में तसल्ली मची, उनको उम्मीद हो गई कि अभी कर जाएगा। अब पापा ने सर उस समय ये कह रहे थे कि अब मैं अगर मर भी जाऊं ना तो मुझे ये है कि मेरा लड़का सफल हो गया, अब ये चला लेगा घर। सर धीरे धीरे करके ये सारी चीजें ऐसी मोटिवेशन मिली मुझे इनसे कि अब मुझे पेपर तो क्लियर करना ही है, लेकिन जल्दी भी करना है। फिर सर 16-16 घंटे, अभी अब मैं जैसे पसीने नहीं सह पा रहा। हाँ। सर आपको लगेगा अब ज्यादा बोल रहा है सर, जून के महीने में जैसे इन्वर्टर भी बोल जाता है कभी कभी, गाजियाबाद में तो लाइट वगैरह सर ऐसी है, तो कमरे में बिना पंखे के बैठ के सुबह 7 बजे से रात के 11-12 बजे तक रहता था। मेरी सिटिंग होती थी सर ये इतनी, और ना मुझे ये पता दिन शाम रात मेरे घर वालों ने कह दिया था मुझे तू मेंटल मत हो जाइयो, कोई बात नहीं मत पढ़। लेकिन मैं उनको ये नहीं बता सकता था मैं किस वजह से पढ़ रहा हूँ। मैं चाहता था सर, मतलब घर में ले बहन 5,000 ले पापा लो कर लो, तो आप अब भी नहीं लेते पापा पैसे, हम अब अपने लेने ही नहीं है। लेकिन सर मुझे ये था कि मुझे ना खुश रखना है, और खुश रखने के लिए वो थोड़ा पैसों की जरूरत थी। आज वो थोड़े से खुश हैं, और सर मैंने वो दिन भी देखे हैं कि पापा तो मुझे पैसे दे रहे थे कितने, लेकिन मुझे पता था पापा पैसे देंगे किससे, मम्मी से मांग के। मम्मी पीछे मुझे सुनाएंगी। तो सर मैं कॉलेज जाता था तो 50 रुपए लेता था मम्मी से। पापा कहते थे पैसे हैं ना, मैं कहा हाँ सर पापा पैसे हैं। वो कहते 200 रुपए ले ले, मैं कहा चलो 200 रुपए। 200 रुपए लेके मैं मम्मी को देता था सर, और 10 रुपए जाता था मैं बॉर्डर तक, 10 रुपए से मैं बस लेता तो ऑफिस कॉलेज तक, 10 रुपए का ब्रेड रोल खाता था, 30 रुपए गए, 20 रुपए बचते थे। मुझे पता था अगर मैंने कुछ और खाया तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। तो क्रिकेट का मैच होता था, दूसरी टीम से स्टार्ट करते थे, 100 रुपए का खेलते थे, वहां अपना वो करता था, ऐसे जाता था सर। मैंने हाँ सर, मैंने पैसे नहीं थे, लाइब्रेरी छोड़ दी, जिम छोड़ दी सर। जिम की फीस भी मैंने 2-3 महीने की मेरी फ्रेंड ने दी है। तो सर बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी, मतलब मैं ऐसा नहीं था कि माँ बाप देखो सबके कहीं से भी लाके कर सकते करते मैं ये चाहता था कि मैं घर से 1 रुपया भी ना लूं, अब मुझे अपना खुद का कमाना है। अब देखो किस्मत की चीजें दोनों का बिल्कुल सर उल्टा मिल गया चीजें। हाँ, इसने बताया कि यार कि सर मेरे लिए सर एक अच्छी चीज ये रही कि मेरे घर से हर महीने 10,000 आते थे, तो मुझे उसके लिए सोचना नहीं था, और तुझे 10 रुपए के लिए भी सोचना था सर, है ना। और देखो वही वाली चीज है कि सबके संघर्ष अलग अलग होते हैं, और जो संघर्षों से समझ लेगा ना, अच्छा उससे बड़ा तो मुझे नहीं लगता संघर्ष से बड़ा जो मम्मी पापा के बीच होता था उस पैसे के लिए, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ होगा। और वो भी था कि मुझे पैसे लेने नहीं थे, क्योंकि पैसे में लेता मम्मी से, पापा ज्यादा लेते, लड़ाई होती, एट द एंड दिमाग मेरा खराब होता, मैं पढ़ नहीं पाता। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा मैंने वही घर ही पढ़ना शुरू करा, जैसी लड़ाई हुई वैसी किताब बंद कर देता था, लड़ाई बंद हो जाती थी। ठीक है इसको पढ़ने दो, पेपर क्लियर करना है। तो सर ये बहुत सारी चीजें हुई कि मैं चाहता था कि पेपर क्लियर करना है, मैं घर में कलेश नहीं चाहता था, खुद के पैसों से करना चाहता था चीजें। अच्छा, तो मुझे बताइए जिस दिन पहला रिजल्ट क्लियर हुआ सीजीएल सर प्रीवेंटिव का, सीजीएल का प्रीवेंटिव वाला सर, उस दिन क्या मोमेंट था सर? मोमेंट ये था कि मेरा लास्ट डेट था सीपीओ के ज्वाइन करने का। अच्छा, अगर वो उस दिन रिजल्ट नहीं आता तो वो तो नौकरी गई, रिस्क ले रखा था। लेकिन अंदर अंदर कॉन्फिडेंस ये था कि यार आ जाएगा, अच्छे नंबर थे। लेकिन सर यूएफएम था ना, उसका डर था कि अगर यूएफएम लग गया बाई चांस, समय को कुछ पता नहीं तो क्या होगा। तो मैं बैठा था सर 7 बजे, मैंने कहा पता नहीं शाम को 7 बजे, क्योंकि गई मेरी सीपीओ की नौकरी सर, ज्वाइन करना था उस दिन। सामने पापा थे, तो सर मैंने रिजल्ट खोला, और सर मैं पूरी बॉडी अब भी जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने बताया नहीं पापा को सामने कि प्रिवेंटिव सर हो गया। तो मैं मम्मी के पास गया, मैंने मम्मी को गले लगाया, रोवा नहीं, कुछ बोला नहीं, मैं रोवा नहीं कि मैंने कहा मम्मी मैं इंस्पेक्टर बन चुका हूँ। फिर मम्मी के सर थोड़े से आंसू निकले, पापा को बताया। अब बाप बेटे के सामने तो एकदम रो नहीं सकता, तो वो शक्ल से पता चल गया था बस रोने वाले हैं।
तो ये सारी चीजें हुई सर। तो बस ये कहते हैं ना कि छाती चौड़ी कर दी पापा की, तो ये पता है, हुआ। पापा के बारे में पता करना हो ना, हाँ सर। तो जब तेरे पापा को तूने बताया होगा ना कि मेरा इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया, तेरे को तो कुछ नहीं बोलेंगे, मम्मी को भी नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका जो सर्कल है ना, उनके बीच में जब जाते हैं ना, वो कहते हैं कि देखो, माँ का तो कर्ज बहुत बड़ी चीज हो जाती है, माँ का कर्ज नहीं उतारा जा सकता। उसने 9 महीने पेट में रखा है, और जब आपको इस दुनिया में जन्म दिया तो जितना कष्ट उसको होता है उतना कष्ट को आप माप भी नहीं सकते। लेकिन बाप का जो कर्ज है ना, वो उस दिन उतरता है जिस दिन बाप अपने सर्कल में छाती चौड़ी करके चलता है कि लोंडा मेरा इंस्पेक्टर बन गया। हुआ था सर, वो ये जो हालत, खुशी है ना, वो यूनिक है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो खुशी हमें पता नहीं चलती, वो अपने ही सर्कल में करते हैं उस चीज को। सर। और मैंने महसूस किया, बहुतों के फादर को अब वो देखा जिनका proudly सिलेक्शन रहते हैं, हुआ, बिल्कुल। उस समय वो जो होता है ना, सर। वो अपने बच्चों को कभी ये नहीं जताते हाँ बहुत बढ़िया, चल ठीक है। आपका जब पहली बार सिलेक्शन हुआ, जी सर। तब मोमेंट क्या था? मैं सर डिस्क्रिप्टिव का पढ़ रहा था लाइब्रेरी में बैठ के। अच्छा, घर पे नहीं थे? नहीं, मैं मुखर्जी नगर। मुखर्जी ने वो 1 साल मेरा पूरा डेडिकेटेडली पढ़ा। साधना थी। हाँ, साधना कीपैड मोबाइल था। मतलब आप जस्ट जब ग्रेजुएशन से आते हो, लाइमलाइट दिल्ली यूनिवर्सिटी की जिंदगी, और एक साथ आपको बोल दिया जाता है, बोला नहीं मतलब खुद को, मैंने खुद को बोला, मुझे इंस्ट्रक्शन तो नहीं दी कभी किसी ने कि तू ऐसा कर, तो तेरा ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जो स्मार्टफोन था वो अलमीरा में एक ड्रॉर था, उसमें रखा गया, उसकी चाबी घर दे दी गई कि अच्छा। मैं खुद खोल ही ना पाऊँ। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि उसको मैं खोल ही ना पाऊँ। कीपैड में डला था, जो भी कुछ है यही है। कभी कुछ कंटेंट आता था तो मेरा लैपटॉप पे एक्सेस था टेलीग्राम का, टेलीग्राम ही चलता था उस टाइम, वाइड स्प्रेड टेलीग्राम था स्टडी प्लेटफॉर्म के लिए। तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, लैपटॉप पे रिजल्ट आया, मेरा एक दोस्त था मेरे साथ में, वो बैठा हुआ था। तो पहले तो लगा, क्योंकि इंटरव्यू जिस तरीके से गया था तो काफी हद तक उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा, काफी हद तक, क्योंकि वहां पे जो पैनल था, किसी का 2 मिनट चल रहा है, किसी का 2.5 मिनट चल रहा है, किसी का 3 मिनट चल रहा है, इंटरव्यू ऐसे चल रहे थे। मेरा 17 मिनट चला था इंटरव्यू। तो मुझे लग गया था कि हाँ, कहीं ना कहीं तो चीजें पॉजिटिव जा सकती हैं, जो एक इंट्यूशन होता है। तो उसमें भी एक घटना, अगर हाँ बताओ। उसमें भी मतलब कोट वोट पहन के गया मैं इंटरव्यू देने। तो बाकी सब तो ठीक था, ओवरऑल इंटरव्यू भी अच्छा गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोल भी दिया कि हिंदी में बात कर लो, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, कंटिन्यू इंग्लिश में आप 17 मिनट बात नहीं कर सकते, और दिख जाता है चेहरे पे। तो उन्हें समझ आ गया कि लड़का इंटेलिजेंट है, पर ये थोड़ा इंग्लिश में टकरा, तो उन्होंने हिंदी में मुझे बोल दिया खुद से ही कि आप हिंदी में बात करिए, हमें अच्छा लग रहा है। तो हिंदी में बात हुई सारी कुछ। लास्ट में जब मैं निकल रहा तो उठते उठते एक बात बोली, जो कि आज भी मेरे जहन में, ये कोट तूने पहली बार पहना है ना? अच्छा, उसने बोला? और जेन्युइनली पहली बार पहना? जेन्युइनली मैंने कोट पहली बार पहना था। फिर क्या बोला? मैंने कहा यस सर, क्योंकि इंटरव्यू था तो किस ड्रेसिंग सेंस मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे ये मिला, मैंने उस हिसाब से सिलवाया का है। तो जब इतनी देर चली, फिर लास्ट में सब फनी थे, अच्छा माहौल था इंटरव्यू रूम के, उससे पता चल जाता है और पता चलता है। हाँ, अब बाकी क्या हो जाए रिजल्ट में, गॉड नोस। बट तो जब देखा रोल नंबर सर्च किया था, तो एक साथ मुझे तो बैठे के बैठे रह जाते हैं, जो भी रोल नंबर देखता है साथ वाला, खुशी के मारे। लाइब्रेरी में सब जानते थे। वेल, तो उन्होंने हल्ला मचा दिया। इधर मैंने घर पे फोन करके कह दिया। मुझे घर वालों का रिएक्शन लिटरली जानना भी नहीं था, क्योंकि मैं देख नहीं पाता। मैंने बस सिंपल एक कॉल की, मम्मी तो, और सहन नहीं हो रहा था तुझसे? हाँ, एक कॉल करके बताना था। मैंने आधे घंटे बाद जब मैं सेटल हुआ तो मैंने घर पे कॉल करके एक बार बताया, मैंने कहा मेरा ऐसा ऐसे रिजल्ट हो गया है, किसी को बताना मत, क्योंकि थोड़ी सी MHA की जॉब है। तो ठीक है, अब घर पे क्या रिएक्शन होगा भाई की तरह मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं। अच्छा, तैयारी करते हुए तो कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट जहां आपको लगा हो कि यार, मतलब वो चीज जहन में बस गई और याद रह गई तैयारी करते करते वक्त? एक मेरे रिलेटिव थे, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूंगा। वो मोमेंट था जिसने मतलब एक स्पार्क डाल देते हैं ना, कि मैंने ग्रेजुएशन, मैंने आपको बताया मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने एक बात बोली, मतलब हालांकि मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजल्ट भी टॉपर्स वाले हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर से मैंने फुल, वो जो लड़का वाली होती है वो जिंदगी जी है थर्ड ईयर के लास्ट तक। क्योंकि मुझे पता था 1.5 साल बाद मुझे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो देन मेरे पास फिर ये समय नहीं रहेगा। और बाद में कंपटीशन के टाइम में अगर आपके मन में ये भी रिग्रेट है ना, मैंने ये नहीं किया, तो भी आप उसकी तरफ फिर इंक्लाइंड होते हो। तो मुझे वो भी करना था कि जब मैं कंपटीशन के लिए जाऊं, चाहे वो जैम का हो, चाहे वो नेट का हो, किसी भी चीज का हो, हाँ, तो ये तो था नहीं, तो आपके दिमाग में ये ना रहे मैंने ये नहीं किया। तो मैंने उस दौरान सब कुछ किया, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट,
कॉलेज के दौरान इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीजें भी हुई हैं। महिला मित्र बनी उस समय? महिला मित्र नहीं बनी था पहले कभी, कुछ मतलब उस लेवल का नहीं था, पर था वो धीरे धीरे जब आप कॉलेज में गए तो ये सब खत्म हो गया। तो और इस दौरान भी नहीं बनी कंपटीशन। तो जो रिश्तेदार वाला था? हाँ, रिश्तेदार वाला था सर, वो उन्होंने बोला कि आपका लड़का 4 साल से ये है, हमारे तो वहाँ से फोन आते हैं, वो तो लड़कियों के साथ घूमता है, वो तो ये करता है, वो तो वो करता है। अब मेरे घर वालों का एक दिन मेरे पास फोन आ गया, मतलब अति हो गई होगी या कुछ भी मान लो, उन्होंने ज्यादा सुन लिया होगा। कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। मैं उनको ऑन कैमरा भी बोल सकता हूँ, ऑफलाइन भी मैं उनकी उतना मैं इंट्रोवर्ट हूँ, थोड़ा मैं उनके सामने बोल नहीं पाता कुछ भी। मैं अपने घर पे भी अभी जाता हूँ, शांत एक रूम है मेरा, उसमें जाके बैठ जाता हूँ। मतलब मेरी वो हैबिट नहीं है कि जा रहे हो आप कॉलोनी में इधर उधर घूम रहे हो, है ही नहीं वो हैबिट, बचपन से नहीं है। फिर तो उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे सुनने में आ रहा है। तो मैंने कहा ऐसे सुनने में, ये 3rd ईयर की बात है, मतलब 3rd ईयर जस्ट मैंने पास आउट की थी। रिजल्ट वो जो एग्जाम रहते हैं उन्हीं डेज की बात है। मैंने कहा ठीक है, सुनने में आ रहा है। मैंने कहा तो जस्ट मैंने अभी प्रिपरेशन शुरू करी है, अब अगर आपको लग रहा है कि आप मुझे पैसे नहीं दे सकते, आपका फोन हो सकता है इसीलिए आए हो, तो आप मुझे मना कर दो। अगर उस वे में फोन किया है, मैं अपना खुद से कमा के, इतना तो मैं एलिजिबल हूँ, मेरा IQ है ठीक ठाक, मैं किसी कोचिंग में पढ़ाऊंगा, जहाँ मैं पढ़ता हूँ उसी कोचिंग में मैं बच्चों को डाउट क्लास सॉल्व कर दूंगा। आपके 2 वो थे, वो डाउट सॉल्वर आते थे लड़के, वो डाउट भी सॉल्व कर रहे हैं और आपका बैच भी ले रहे हैं, और आपसे शायद इंसेंटिव भी कुछ ले रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे डाउट सॉल्व कर दूंगा किसी के भी, क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था। तो उन्होंने बोला नहीं हम तुझसे पूछ नहीं रहे, हम बस बता रहे हैं कैसी बातें चल रही हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो एक स्पार्किंग मोमेंट था कि मेरे इस दिल्ली में रहने को, जो कि मेरी ग्रेजुएशन का टाइम है, जहाँ के ना कोई सिलेक्शन होता है ना कुछ, ग्रेजुएशन है जस्ट डिग्री, तो वहाँ तो आप जॉब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आप वहाँ पे ये सब एक एलिगेशन कह सकते हैं कि ये कहा गया, तो मेरे अंदर फिर वो आया। मैंने कहा हाँ, कि मैंने कहा आप मेरे अकाउंट में 1,20,000 रुपए बनते हैं, वो डाल दो और 1 साल तक मुझे बिल्कुल छोड़ दो, मुझे फोन मत करना। मैंने रिजल्ट दे दिया। 1 साल के दिन बन गया। अच्छा, आपसे मैं ये नहीं पूछूंगा इमोशनल, क्योंकि आपकी मिथ लाइफ में बहुत है, लेकिन तैयारी करते करते कोई एक चीज जो आपको लगा यार मैंने ये चीज खो दी, मेरे अंदर ये पैशन था, या मेरा ये दोस्त था, या मेरे अंदर ये चीज थी जो मैंने खो दी तैयारी करते करते, मैं पागल हो गया, 16 घंटे पढ़ रहा हूँ, वो क्या था जिसका पछतावा होता है? सर पछतावा तो उसका ही था, जैसे क्रिकेट का शुरू से शौकीन था सर। अंडर 16 में सिलेक्शन भी हो गया था बेंगलोर में, संदीप पाटिल एकेडमी नाम है उस एकेडमी का। प्रोफेशनली खेलने लग गया था? हाँ, प्रोफेशनली खेलता था सर मैं शुरू से ही। तो वहाँ पर जब सिलेक्शन हुआ, ट्रायल चल रहे थे, तो ट्रायल के बाद जब सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने कुछ इतने अमाउंट की डिमांड कर दी, क्यों? तो वो पॉसिबल नहीं था सर। आप मान लो सो कॉल्ड कि 11,000 रुपए पर सेशन के, वो तो कोई मतलब ही नहीं सर देने का। तो वहां से ये हुआ कि अब क्रिकेट का तो खत्म। कॉलेज में आया सर, तो उसके बाद वहां पर क्रिकेट टीम ज्वाइन करी, वहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करा। करते करते सर मुझे पता था अगर कहीं जाऊंगा अभी तब भी पैसे चाहिए होंगे, तो प्रशांत इसको छोड़ दे। तो सर मैंने जो लेदर वाले जो प्रॉपर चीज होती है वो मैंने छोड़ी, फिर मैं अपना विक्की की जो बॉल होती है ना कोस्को की, उस पर आ गया। उससे टूर्नामेंट खेले, रामजस गए, इधर गए उधर गए, प्रोटेस्ट हुई मेरे खिलाफ। ऐसा नहीं है कि सर मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, प्रोटेस्ट हुए कि ये बंदा जो है ना कॉलेज का नहीं है, बाहर का है, किसी टीम का है, पर्टिकुलर टीम का है। तो सर ये सारी चीज हुई, तो इस चीज का दुख मतलब रहा कि पैशन मेरा क्रिकेट है, निकाल सकता था। और आज मतलब गवर्नमेंट जॉब में हो तो बस यही चीजें, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में हूँ सर, उसकी क्रिकेट टीम है, मुझे पता है कि हाँ मैं क्रिकेट रेल बोर्ड की टीम में खेल लूंगा। लेकिन सर ये जो उम्र है ना वो वाली पैशन वाली नहीं रही कि अब मैं सुबह उठ के कुछ भी करूंगा खेलूंगा। सर थोड़ा सा ढीला पड़ गया ये वाला, वो रहता है सर ये चीज है। वो 15-16 साल की उम्र, 18 साल की उम्र में और 24 साल की उम्र में फर्क होता है। तो ये चीज जब छूटी ना तो वो रियलाइज हुई। आई फ्रेंड्स की बात, फ्रेंड्स मेरे सर नाम तो नहीं लूंगा, कुछ अच्छे भी हैं कुछ ऐसे भी हैं वो चाहते नहीं थे कि आगे निकले। फ्रेंड्स का सर रिलेटिव ही नहीं चाहते थे आगे निकले, वो सबके यहाँ होते हैं। और थोड़ा सा मेरा सर ये भी था कि मैं ना जो चीज करता हूँ ना वो चीज किसी को पता नहीं रहती, मेरे माँ बाप बहन के अलावा। वो अचानक ही करता हूँ तो लोगों को ये लगता है या तो पैसे खा के, क्योंकि सर जब मैं 16 घंटे में आपको बता रहता हूँ 7 बजे से मैं मॉक देना शुरू कर देता था। उठ के पापा अपना दूध बना देते थे, मम्मी सोती थी सर। पापा ने दूध बनाया, बिस्किट पापे दे दिए, अपना मॉक टेस्ट लगाया। मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालाइज करा, अपने दोस्त को फोन करा जो तैयारी कर रहा था, हाँ भाई मैं अब उठाऊं, अब मॉक लगाते हैं। मैंने एक मॉक लगा दिया है, एनालाइज भी कर लिया है, लेकिन उसको ऐसा दिखाया कि अच्छा प्रशांत तो अब 11-10-11 बजे उठा। सर पूरा हो के 6 बजे से 7 बजे मेरा खेलने का था। अब कॉलोनी वालों के जैसे आप भी सर यहाँ पर रह रहे हो, तो आपको अगर कोई बच्चा दिखेगा रोज 6 से 7 खेलने आ रहा है,
तो रोज ही आता है तो बाहर यहाँ खेलना, रोज ही एक खेल दिन रहा है। सिलेक्शन हो जाएगा, तो रोज खेलता था बाहर, इसका सिलेक्शन कैसे हो गया? एग्जैक्टली। पैसे दिए होंगे, बाप की तगड़ी अप्रोच है, तो ये सारी चीजें सर सीखे। उन्हें ये नहीं पता कि बंदा Struggle 7 कितना बजे है। से उठ के रात के 11 12 बजे तक पढ़ रहा है, तो सर क्रिकेट छोड़ना पड़ा, दोस्त छोड़ने पड़े, जिम तो सर देखो मैं करता हूँ, जॉब के बाद इतना कुछ जिम का है नहीं, तो ये सारी चीजें हैं सर जो। लेकिन क्रिकेट बहुत बड़ी चीज होती है, वो जानता है जो खेलता है। बस सर मैं ये खेलता हूँ तो मैं उस चीज बस को सर, जानता सर हूँ, वही बहुत था, महसूस क्रिकेट होता का है। कोई ऐसा मोमेंट लाइफ में जो अब सिलेक्शन के बाद लगा यार हमने बहुत हासिल कर दिया यार, मजा आया जी? है जैसे जैसे जिन लोगों से मेरे मम्मी पापा हेल्प मांगते थे, हाँ। आज वो रिक्वेस्ट करके मेरे मम्मी पापा से हर चीज की हेल्प मांगते हैं। दैट वाज द मोस्ट प्राउड मोमेंट फॉर मी। और अलग है वो मोमेंट। अलग मोमेंट है, और मुझ तक पहुंचने के लिए उन्हें 1-2 लोगों के थ्रू होके गुजरना पड़ता है। दैट वाज द प्राउड मोमेंट फॉर मी। नाइस यार। डायरेक्टली अब वो जो कि हाँ, उस कैपेसिटी में नहीं कि डायरेक्ट कॉल करें। डायरेक्ट कॉल कर सके, और दे टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप कि क्या हम कॉल कर लें, या आप जब फ्री हो जाओ तो आप मुझे कॉल कर कॉल लें। कर रहे हैं, औकात बदल दी। इससे बड़ा मोमेंट सर वैसे क्या होगा कि जब मैं एस्पिरेंट था, हाँ। मैंने आपकी वीडियो देखनी शुरू करी थी, कोचिंग का बोला था, तो कोई बच्चा ये सोच सकता है कि आपके साथ आज हम इंटरव्यू ऐसे दे रहे होंगे? आप खुद बताओ, हाँ, कभी सोचा था? और सिलेक्शन के बाद हम नहीं आ पाए, उसकी मजबूरी थी। लेकिन ये भी बताया मैंने कि हमारा कोई इंटरेक्शन, ये मैं तो बस आपसे, क्योंकि बिल्कुल। वो एक था कि कोई टीचर जो होते हैं ना, वो काफी आपको जगह, आपकी कोचिंग शायद मुझे लगता है उस टाइम पे और भी होंगी, लेकिन मैं तो आपसे ही पढ़ा हूँ। मैथ्स तो मैं किसी और से, मैंने कभी किसी की एक सिंगल ना वीडियो देखी ना किसी क्लास नोट्स करे हैं सर के बनाता था सर। आपके क्लास नोट्स की इतना पागल था मैं आपके क्लास नोट्स के पीछे। अगर जैसे मैथ्स की 3-4 बुक थी ना, अगर मैंने आपकी बुक नहीं करी ना, मैं सच्ची कह रहा हूँ, तो लगता था सब कुछ अधूरा ही है, क्योंकि क्वेश्चंस उस हिसाब से थे उसमें कि अगर ये नहीं करे ना, क्योंकि ऐसा होता था अगर पेपर हार्ड आ जाता था ना, तो राकेश सर क्लास नोट्स में था क्या? अगर नहीं था तो फिर तो इररिलेवेंट पेपर है, क्योंकि सर आपके क्वेश्चंस इस तरह के थे, उनकी प्रैक्टिस करनी वही मैंडेटरी हो गई थी कि क्लास नोट्स तो करने ही करने। बुक्स के बाद ये तारीफ नहीं है सर, या कोई ये वो नहीं है, जो रियल प्रिपरेशन है ये वो है। आपकी बुक्स के बाद बस मैंने मैथ्स की एक ही बुक खरीदी लाइफ में, या बच्चों जो भी इस वीडियो को देखेंगे, जो भी जो गाइडेंस ले रहे हैं, 10 बुक को एक बार करने से अच्छा एक बुक को 10 बार। आपकी जो अर्थमेटिक वाली बुक है, शायद अगर आप उसकी शक्ल बुक की देखेंगे ना, तो आप खुद नहीं पहचान पाएंगे मेरी बुक है। शायद मैंने उसको एटलीस्ट 600 बार किया है शायद। मतलब पर डे में एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं एक दिन में उस बुक को खत्म कर देता था, एक दिन में, सिंगल डे में मेरे क्वेश्चन सिलेक्ट हो गए थे, तो मुझे सिर्फ यही करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दिन में वो बुक खत्म हो जाती थी, शायद 600 बार। तो हम बेशक कह लें कि किस्मत का रोल है, लेकिन एक चीज है, अल्टीमेटली सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनकी मेहनत जबरदस्त है ना। कुछ हटके करना पड़ा। पूरे पेज ब्लैक हो चुके हैं, ब्लैक एकदम, और वो अभी भी रखी है, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें आप हमेशा रखते हैं, भी नहीं दे सकते। मेरे दोस्त ने खूब मांगी, मैंने खरीद के दूसरी दे दी। क्लासरूम मटेरियल नाम से देते थे, अब वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्लासरूम मटेरियल नाम से, स्टडी मटेरियल के नाम से, वो अर्थमेटिक की बुक, वो खास चीजें होती है। एक चैप्टर बाकी बुक्स में नहीं था, लेकिन सर की उस बुक में लास्ट में एक हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर, एग्जैक्ट याद है इसका मतलब। कोई नहीं, जब बच्चे आपके बड़े हो जाए ना, और वो तैयारी ना करें, वो पढ़ाई ना करें, क्योंकि अब पैसा आ गया, तो उन बच्चों को लग्जरी महसूस होगी, तो उनको ये चीज दिखानी है। जी सर। मैं अपने बच्चों को, आप बच्चों के बहुतों के इंटरव्यू दिखाता हूँ कि देखो यार, ये लोग इस स्ट्रगल से आए हैं, मतलब कहाँ से मोटिवेट होके आए हैं और कैसे कैसे तैयारी करी है। एक बंद कमरे में 16 घंटे पड़े रहना, तैयारी करते रहना, समाज से कट के काम करना आसान चीज थोड़ी होती है यार, बहुत कुछ खोना पड़ता है। 11 महीने में लगता था कि शायद मैंने अपना पूरा सोशल सर्कल खो दिया। शायद 11 महीने में ना कोई कॉल, ना कोई व्हाट्सअप, ना कोई टेक्स्ट। हाँ, कॉल डायरेक्टली कभी कभी किसी की आ जाती थी, क्योंकि कॉल मेरे पास कीपैड था। लेकिन जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ ना, और उसके विद इन 5 मंथ सर सारे के सारे दोस्त मेरे पास एज इट इज हैं, सारे के सारे। लेकिन उस टाइम पे आपको वो 11 महीने सेल्फिश बनना पड़ेगा। अगर आपको नहीं, तो आप मौज मस्ती में भी लोग सिलेक्शन ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते, लेकिन फिर उनका हो सकता है कि टाइम पीरियड बढ़ जाए, या किसी की किस्मत अलग होती है, हर चीज होती है। तो अब आखिरी पड़ाव पे चलते हैं। तो आप मुझे बताओ कि आप आज के समय में जो नया बच्चा तैयारी कर रहा है, एक तो इस भाई का जो चैनल है, उस खासकर ये जो बच्चे हैं ना, देखिए ये वो बच्चे हैं जो इस समय नौकरी कर रहे हैं, इनके अंदर अभी भी वो स्टूडेंट लाइफ बची हुई है। 2 सरकारी नौकरियां ये ले चुके हैं, तो इनको सही मायने में पता है कि क्या तो जरूरत है नए बच्चे को तैयारी करते हो, कौन कौन सी वो गलतियां करता है,
तो उसके ये बच्चे व्लॉग भी बनाते रहते हैं और चीजों को बताते रहते हैं। तो आप इन बच्चों को जरूर फॉलो करना। ASO प्रशांत राणा करके व्लॉग है ना। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस समय इतना अनुभव होने के बाद अगर कोई नया बच्चा तैयारी करने आ रहा है, आप अपना पूरा 6-7 साल का अनुभव लगा के मुझे कुछ पॉइंटों में बताओ कि क्या क्या चीजें ऐसी है जो उसको ध्यान रखना चाहिए और तैयारी करते वक्त इन चीजों के थ्रू अगर वो जाएगा तो उसका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा, अपनी गलतियों को भी ध्यान में रखते हुए। पहले तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाह रहा है तो एक पहले ना एम रख लो, कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम का। जैसे सीजीएल रख लिया, जैसे सीजीएल रख लिया, उस दौरान आपके दोस्त घर वाले ये जरूर कहेंगे कि आरआरबी का भी भर दे, जैसे भाई ने बताया, स्टेनो का भी भर दे, ये भी भर दे, वो भर दे। आपका टारगेट एक होना चाहिए। जो मेरा यही था कि अब सीडीएस तो गया सर, सीजीएल है तो आप सीजीएल करो। अब सीजीएल के लिए ही प्रिपरेशन करो, भले ही यूपीएसआई बीच में आ जाए, भले ही कुछ आ जाए, आपको लोग ये कहेंगे अच्छा ज्यादा वैकेंसी है तो वहाँ हिंदी पढ़नी पड़ेगी, वही हिंदी पढ़नी पड़ेगी, वहां चले जा, तैयारी ब्रेक हो जाएगी। पहली बात तो अपना एक टारगेट रखो, जैसे सीजीएल के लिए पढ़ो। अब बच्चा पढ़ने से पहले, जैसे मेरे को दिक्कत हुई थी सर इतनी कि क्या बुक है, कौन से टीचर हैं, क्या नहीं है, उसके बारे में किसी बच्चे को पता नहीं रहता। आजकल तो चलो सर, कोविड के बाद इतनी वीडियो यूट्यूब पे प्रिवेलेंट हो गया, ऑनलाइन क्लासेस, तो सबको पता होगा। तो मैथ्स कहाँ से पढ़नी है, आप, मेरा ये कहना रहेगा कि आप जितने भी जैसे टीचर्स हैं ना, आप एक टीचर का एक लेक्चर स्टार्ट कर दो। आपको जिस टीचर का पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, आप उस टीचर को पकड़ लो और आखिरी तक पकड़े रखो। भरोसा रखना पड़ेगा आपको टीचर्स पे। बिल्कुल ठीक है सर, ये तो आपका प्रिपरेशन का होगा कि वो हो गया। टारगेट हो गया सीजीएल, एक टीचर पकड़ लिया मैथ्स का, नहीं समझ आ रहा, हाँ किसी और टीचर का हो सकता है दूसरा कंसेप्ट समझ आए, अब वहां से देखो। और चीजों को पढ़ना ऐसे पड़ेगा आपको कि एक बार ना प्रीवियस ईयर निकाल लो, उसमें ये देख लो कि कौन कौन से किस किस चैप्टर के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उस कंसेप्ट को ढंग से पढ़ो, ताकि जब आप पढ़ो ना आपको यार ये तो प्रीवियस ईयर में आता है, इसको मार्क कर लेता हूँ, इस कंसेप्ट को पढ़ता हूँ। क्योंकि सर बच्चे क्या होते हैं, इररिलेवेंट क्वेश्चन, जब मैं हूँ नंबर सिस्टम, जैसे प्री में एक क्वेश्चन आता है, मैं उसको इतने मन से पढ़ रहा था कि जैसे 10-12 क्वेश्चन आएंगे। तो सर ये चीजें ना, जब मैं अगर प्रीवियस ईयर देख लेता तो मुझे रियलाइज होता कि अच्छा एडवांस के ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं एडवांस से शुरू करता हूँ, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से शुरू करता हूँ। तो इस हिसाब से तैयारी शुरू करनी चाहिए बच्चों को। ये और जो सेल्फ डिसिप्लिन वाली चीजें हैं वो कैसे तैयार करें? सेल्फ डिसिप्लिन वाली चीजें सर ऐसा होता है, किसी ना किसी की ना एक मोटिवेशन रहती है। डिसिप्लिन का मेरा ये था कि मैं हमेशा, जैसे सर क्रिएट करता, एक टाइम सैटरडे संडे सुबह उठ के तो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन, अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है ना तो डिसिप्लिन तो उसमें 100% होगा। जिम भी जा रहा है तो डिसिप्लिन होगा, क्योंकि जिम सर रोज जाना भी एक अपने आप में बोरिंग चीज है, लेकिन आप फिर भी बोरिंग चीज को कर रहे हो रोज, तो आप डिसिप्लिन तो हो। अब आती है बात पढ़ाई की। जैसे आप मान लो कि मैं पढ़ने बैठा हूँ, मेरा मन नहीं करता। सर मन इसलिए नहीं करता, जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना तो आपको समझ नहीं आती, जब चीजें समझ नहीं आती आप बोर हो जाते हो। क्योंकि जब सिस्टम बैठ जाएगा ना आपका पढ़ने का, तो जो चीज आपको बोरिंग लग रही थी ना, आपको योगा इतनी सारी चीज तो कर ही ली है, इसको भी कर ही लेंगे, ऐसे हो जाता है सर फिर पढ़ने का। आप भाई कुछ? सर सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए, मतलब सफलता के लिए, जो एक नया एस्पिरेंट है उसको मेरे हिसाब से ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट तो गाइडेंस, कि आपको कितना कंटेंट पढ़ना है, व्हाट इज योर आईक्यू लेवल। कुछ होते हैं जिनको परसेंटेज ये नहीं पता कि 200 का 25% कितना होगा, दिक्कत होगी। उनको परसेंटेज से बिल्कुल बेसिक टीचर जो पढ़ाते हो, बिल्कुल बेसिक वहां से जाना है। ऐसा नहीं है, बहुत से टीचर ऐसे हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, 2 साल का कोर्स है तो आप उस 2 साल को डेडिकेटली करो। उसमें ये नहीं है कि नहीं कि आजकल आईक्यू लो होने का मतलब ये नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। रास्ता बदलना पड़ेगा, टाइम बढ़ जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रोपोर्शनल टू समथिंग। तो कुछ चीजें घटती हैं तो उसके चक्कर में कुछ चीजें बढ़ती हैं। जैसे भाई ने बताया कि टीचर पे ट्रस्ट, बिल्कुल ऑब्वियसली, अगर आपको लग रहा है आजकल ऑनलाइन सिस्टम आने से क्या हो गया है ना, बच्चों को लगता है एक दिन में 5 वीडियो कर लेते हैं, एक दिन में 4 वीडियो कर लेते हैं, एक दिन में 3 वीडियो कर, उस वीडियो का आउटपुट क्या है एग्जैक्टली उस पर दिमाग। आपकी कोचिंग से मुझे जो सीखने को मिला, जो मैं यहाँ बता सकता हूँ, कि आप चाहे क्लास में मेरे हिसाब से आप चाहे 7 या 8 क्वेश्चन कराते थे, जितना मुझे याद है, इन 2 आवर्स 7 से 8 क्वेश्चन। बट वो 7 से 8 क्वेश्चन को घर पे मैं, चाहे मैं उसी दिन पढ़ के जा रहा हूँ, मैं 5-6 बार रिपीट करता था सेम क्वेश्चन। मुझे पता है ये एक्स माना, मतलब ऐसे मानते थे, नीचे रेशो निकाला, जो भी करते थे, मुझे पता है, मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसको कॉपी पे कर करके देख रहा हूँ, ताकि जिस दिन ये क्वेश्चन सेम टाइप का मेरे, क्योंकि एसएससी क्या है ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसको टाइप ऑफ क्वेश्चन एसएससी का समझ आ गया वो एसएससी में कभी मार्क नहीं खाएगा। अगर एसएससी में आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पे जाओगे तो आप फंस जाओगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन को तो
उस टाइप का क्वेश्चन अगर आप एसएससी में पेपर दे रहे हो, तो हमारे टाइम पे मैं 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे मैथ के। और उस टाइम पे अगर मैथ के क्वेश्चन पे आप ये सोचने बैठ गए ना किसी भी क्वेश्चन पे कैसे होगा, इनिशिएट कैसे करूं, देन यू आर आउट। आउट। आपको उस क्वेश्चन का टाइप पता होना चाहिए कि ये अप्रोच ये वाली है। और पता है अब हमारे को एज ए टीचर क्या मर होती है, जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे ना तो 1 घंटे में 10-12 सवाल समझाते थे, लेकिन उस 10-12 सवाल में ना एक एक छोटी से छोटी चीज को समझा रहे होते थे, डाउट्स हो ले रहे होते बच्चे का, और बच्चा अपने आप इतने सवाल पूछता था कि एक एक सवाल जब समझाते थे तो बच्चों को सब समझ आता। ऑनलाइन में क्या हुआ, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ऑनलाइन तो मैंने उसी ट्रेंड को फॉलो किया, वही धीरे धीरे 10-12 सवाल समझाने, लेकिन बच्चों ने कंपैरिजन किया, फलाना सर तो एक क्लास में 1 घंटे में 30 सवाल कराते हैं, कोर्स खत्म कर देता है, वो इतनी देर में कर देता है, फलाना में कर देता है। तो वो वाला पॉइंट बहुत जरूरी कि आप एक टीचर पे विश्वास करो। सिलेक्शन 100% सारे टीचर जो भी आप यूट्यूब पर देखते हो सब एक नाम कमा के ना, ऐसे नहीं है मैं यूट्यूब के चैनल खोल के बैठ जाऊं या फिर मैं मैथ्स पढ़ाने लगूं और मेरा नाम हो जाएगा। उन्होंने कुछ अचीव किया तभी वो यहाँ तक पहुंचे। एवरी टीचर जो भी टीचर आप फॉलो करते हो, हर टीचर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाम कमा के आया। तो मेरे बच्चों, ये 2 अनुभवी बच्चे थे जिन्होंने नौकरी करते काफी टाइम बिता दिया अलग अलग डिपार्टमेंट में। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में थे, अब ये मैंने आपको बताया ईडी में हैं। तो आप आज की बातों से बहुत कुछ सीख पाए होंगे कि सही रणनीति क्या है, और किसी एक की रणनीति आपके लिए सही नहीं हो सकती है, आपके लिए रणनीति आपकी परिस्थितियों के हिसाब से होगी। तो आप सभी को नमस्कार। मैं चाहूंगा आखिरी में आप कुछ भी जो कहना चाहें बच्चों को वो कहें। मैं सर यही कहना चाहूँगा बच्चों को कि कुछ बच्चे होते हैं जैसे तैयारी तो शुरू कर देते हैं बट वो बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में या उनसे चीज़ें होती नहीं है। तो अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो माँ बाप ना जो होते हैं वो मतलब उनको ना धोखा देते हुए और अपने आप को ना धोखा देते हुए कभी भी झूठे आश्वासन में मतलब तैयारी शुरू मत करो। या तो अगर शुरू करनी है तो उसे ख़त्म करो। मतलब अगर तैयारी करी है और आपको बीच में छोड़ने का मन करे तो सिंपल आप मोटिवेशन ले सकते हो किसी भी एस्पिरेंट से, किसी भी टीचर से, कि आप या तो तैयारी शुरू मत करो, मेरा ये कहना रहेगा, और शुरू करिए तो उसे ख़त्म करो, ताकि सर लोगों को ये रहे कि हाँ हम भी कर सकते हैं। सर हम भी तो क्रिकेट ही खेलते थे। एक वो फिल्म थी अभी कौन सी थी, उसमें एक डायलॉग था कि धर्मेंद्र की कोई फिल्म थी, मैं देख रहा था, उसमें डायलॉग था कि या तो मैं लड़ता नहीं और लड़ता हूं तो डरता नहीं। बस खत्म सर। हर बच्चा कंपटीशन के दौरान फील करता है कि जो मैंने भी फील की, तो मैं उस टाइम अपनी थिंकिंग को कैसे मैनेज करता था, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि हर बच्चा सोचता है कि 40 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, 20 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, सिलेक्शन 5000 है, कैसे होगा। पहला तो जो मेरे मदर फादर ने मुझे सिखाया कि तुम्हें उसमें से एक सीट चाहिए। दूसरा कि कभी मैं कोई यूट्यूब पे, उस टाइम की बात है, मैं वीडियो सुनता था, तो उसमें एक बात थी जो कि मुझे मतलब वो मेरे वॉलपेपर भी लगाया था मैंने लॉन्ग टर्म तक। फिर जैसे आप जॉब में आ जाते हो फिर चीजें उसके अकॉर्डिंग बदल जाती हैं। तो उसमें था कि अगर आप ये सोचोगे ना कि मेरा ही सिलेक्शन क्यों होगा, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप एक जंगल में जाओ, जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है? हाथी। सबसे ऊंचा जानवर कौन सा होता है? ऊंट। सबसे चालाक जानवर कौन सा होता है? लोमड़ी। सबसे तेज भागने वाला जानवर कौन सा होता है? चीता। लेकिन जंगल का राजा शेर क्यों है? उसमें तो कोई क्वालिटी नहीं है, एग्जैक्टली मानता है कि मैं राजा हूँ। तो जिस दिन आपने मान लिया ना कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो सर 100% बिल्कुल सर। चाहे आपके 40 लाख बच्चे हो, चाहे आपके 50 लाख बच्चे हो, मैं ये लाइन फॉलो करता था और इसी लाइन के साथ इस इंटरव्यू को टाटा बाय बाय बोलता है। थैंक यू यार मेरे बच्चों, थैंक यू और थैंक यू भाई आप लोगों का, थैंक यू।